देखिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, डायमीटर, साइज आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। और अलाइनमेंट की आपने बात की है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस की जो बात की है उसको एक नोट में लिख लें। अगर आपके पास जो करेक्शन है उसको ठीक करें ज़रा प्लीज़, और एक नोट में लिखें। और ये इंपॉर्टेंट नोट, अभी तक जो मैंने आपको लिखवाया उन सब में से ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लोगों ने लिखना है। अच्छा जी, आप लोग क्या लिखेंगे कि राइट लंग इज मोर कॉमन साइट, राइट lung is more common site for inhaled जनाब अली किसको, foreign bodies particle for foreign bodies मतलब बाहर से जो है foreign bodies because right रीजन लिखें जी, रीजन लिखें। रीजन क्या है जी, इसकी रीजन लिखें। एक साइड पे लिखें राइट लंग, एक साइड पे लिखें लेफ्ट लंग, या फिर लिखें रीजन बिकॉज आपके पास जो है ना राइट लंग, बिकॉज राइट लंग स्टेम, बिकॉज राइट लंग मोर, राइट लंग प्राइमरी ब्रोंकस, और इसको प्रिसाइज करें, प्राइमरी ब्रोंकस स्टेम मोर, नंबर 1 आपके पास वाइडर, नंबर 2 वर्टिकल, नंबर 3 क्या है जी शॉर्टर देन जनाब अली लेफ्ट ब्रोंकस। अब देखें ये आपके पास है जी राइट साइड, इसकी ये मोर वर्टिकल है, मोर शॉर्टर है। ये आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है। और अब अगर ऊपर से कोई चीज आती है तो वो सीधी किधर जाएगी, राइट साइड पे जाएगी। अब लिखें वाइल स्पाइन पोजीशन, अगर कोई बंदा लेटा हुआ है, वाइल स्पाइन, जब कोई बंदा सुपीरियर पोजीशन का पता ना, ऐसे ऊपर की तरफ आसमान की तरफ मुंह कर, तो आप लोग वाइल स्पाइन, जब कोई स्पाइन पोजीशन पे यूजुअली फॉरेन बॉडीज FB का मतलब है फॉरेन बॉडीज फॉरेन बॉडी एंटर करेंगे जनाब अली आपके पास, एंटर इनटू सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब, एंटर इनटू सुपीरियर सेगमेंट जनाब अली ऑफ राइट लोअर लोब जाएगा राइट लोब पे, लेकिन राइट के थोड़ा ऊपर वाली साइड पे रहेगा, अप वाली साइड पे रहेगा, ठीक है। अब लिखें वाइल जनाब अली आपके पास अगर कोई बंदा लाइंग ऑन, ठीक है, वाइल लाइंग ऑन राइट साइड, अगर कोई लेटा हुआ है राइट साइड को और कोई चीज खा लेता है, उस टाइम यूजुअली फॉरेन बॉडीज एंटर, आपके पास ये क्या करेगी जी, एंटर होगी, एंटर इनटू राइट अपर लोब, इनटू राइट अपर लोब। एक पॉइंट ये भी क्लियर। अब अगर कोई बंदा वाइल अपराइट मतलब कोई बैठा हुआ है थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो वाइल अपराइट, तो इसमें क्या हो सकता है जी, यूजुअली एंटर राइट लोअर लोब, यूजुअली फॉरेन बॉडी एंटर इनटू जनाब किसमें आपके पास है राइट लोअर लोब। तो फर्क ये पता चला, अगर कोई बंदा स्पाइन पोजीशन पे है तो आपके पास सुपीरियर सेगमेंट में उसके जाएगा राइट के, अगर कोई बंदा अपराइट है तो फिर लोअर लोब में जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा। अगर कोई बंदा जनाब अली आपके पास मतलब अपराइट के साथ लिया जाता है स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, कौन सी पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये आपने पॉइंट इसके याद रखना। क्लियर है? एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, लिखे जी हेडिंग दें
रेस्पिरेटरी ट्री। अब ना एक साइड पे आपके पास ये डायग्राम होगी, एक साइड पे बस मैं लिखूंगा ताकि यहाँ से चीजें आपके पास क्लियर हो जाए। जब टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा। रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री based on फंक्शन की बेस पे, based on फंक्शन डिवाइडेड इनटू, पहले हमने डिवाइड किस पे किया है, एनाटॉमिकली, ऐसे ही है ना। बेस्ड ऑन फंक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। कौन कौन से जी, अब आप लोग इसको लिख लें। एक साइड पे लिखें जी आप लोग इसमें कंडक्टिंग जोन लिखें, कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन लिखें, ठीक है। और एक साइड पे लिखें आप लोग इसको रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। अब जी लिखें इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो है कंडक्टिंग जोन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। कंपोनेंट्स क्या है, कंडक्टिंग का मतलब क्या है, जो कंडक्ट करवा रहा है एयर को, मतलब माउथ से लेकर नोज, माउथ और नोज से जाती है ना एयर, इससे लेकर लंग्स तक आपके पास कैसे जा रही है। तो उसमें लिखे नंबर 1 नोज, नंबर 2 पे आप लोग लिखे इसमें फेरेंक्स, फेरेंक्स लिखें, फिर लिखें जी लेरेंक्स आप लोग लिखें, फिर आप लोग यहाँ पे लिखें जनाब अली ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स। तो भाई आप लोगों को ये तो पॉइंट यहाँ तक, और ये कितने कंपोनेंट्स हो गए फिर, 6 कंपोनेंट है, ये 6 यहाँ पे कंपोनेंट है। उसके बाद लिखें आपके पास क्या है, अच्छा इसमें जो आपके पास है ट्रैकिया और ब्रोंकस के आगे कितने पार्ट्स हैं आप लोगों को पता है ना, इसमें 3 प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है, इसी के अंदर हुआ। अच्छा इसमें कभी कभार लोग इसको गलत कर देते हैं। रेस्पिरेटरी जोन में क्या है जी, रेस्पिरेटरी जोन में लिखे कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट की अगर बात करें ना तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, टोटल कितने, 3। नंबर 1 लिखें इसमें आपके पास इसमें लिखें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। इसमें लिखें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और इसमें आप लोग लिखे जी एल्वियोलाई डक्ट, और इसमें आप लोग लिखे थर्ड पे एल्वियोलाई। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। पता है ये जो 3 है ना, ये वाले, ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इनटू, हाँ जी, पार्टिसिपेट इनटू गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये आपके पास जनाब अली, हाँ जी, पार्टिसिपेट करते हैं इन, प्ले रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एयर, ठीक है, प्ले रोल इन कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम, हाँ जी, माउथ टू जनाब अली, आपके पास फ्रॉम जनाब अली माउथ टू रेस्पिरेटरी जोन, टू माउथ टू रेस्पिरेटरी जोन। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। क्लियर, एनी क्वेश्चन प्लीज। देखें इसमें ना और मजीद प्रिसाइज करें, आपके पास है, इसको कहा जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको कहा जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। और मुझे एक बात बताएं, इन्हीं का नाम आप लोगों ने क्या लिखा था पहले, रेस्पिरेटरी, इन्हीं का नाम आपने लिखा था रेस्पिरेटरी एसिनेस, रेस्पिरेटरी एसिनेस। तो ये आप लोगों ने इसका पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पता है रेस्पिरेटरी एसिनेस में यार देखें, नॉर्मली आप लोग
जो वॉल्यूम इनहेल या एक्सहेल करते हैं वो कितना होता है, उस वॉल्यूम का नाम क्या पता है? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको? टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है? 500 ml। अगर किसी का वेट ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, अगर किसी का कम है तो ये कम होगा। अब ये जो सारा का सारा जो 500 आपके पास जनाब अली ml जो आप लेके आ रहे हैं एयर को, जो कि टाइडल वॉल्यूम है और इतनी आपके पास बाहर जाती है, क्या वो सारी की सारी एयर यहाँ पे पहुंचेगी? नो, वो इन रास्तों में उस एयर के लिए रेजिस्टेंट भी तो होगी ना, रास्तों में रेजिस्टेंट भी तो आपके पास आएगी, तो वो आपके पास क्या करेगी? कुछ ट्रैपिंग करेगी, ट्रैप करेगी एयर, मतलब कुछ एयर आपके पास ज्यादा होगी। उस एयर, जो एयर आपके पास ऊपर इन हिस्सों में आपके पास जाया होती है ना बिफोर रेस्पिरेटरी जोन, वो एयर जो रेस्पिरेटरी जोन से पहले पहले जाया होती है उसको कहते हैं आपके पास डेड स्पेस। उसको डेड स्पेस में आती है, और डेड स्पेस के अंदर आपके पास फिर फर्दर कितने वॉल्यूम आते हैं? 2 वॉल्यूम्स आते हैं। और उन वॉल्यूम्स में एक आपके पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है और एक आपके पास क्या? एनाटॉमिकल है। अब देखिए मैंने बात की है डेड स्पेस की। क्या? डेड स्पेस। डेड स्पेस में 2 वॉल्यूम, ये ज्यादा एक टॉपिक है। डेड स्पेस में दो आ गए हैं, एक एनाटॉमिकल है, एक फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल वो है, वो एयर जो आपके पास रेस्पिरेटरी जोन तक आते आते वेस्ट हुई है ना, उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अब वो एयर जो आपके किसी मसले की वजह से इस रेस्पिरेटरी जोन में जाया हुई है ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। नहीं मेरी बात सुन, जो यहाँ पे जाया हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे जाया होती है? वो डिफरेंट आपके पास इटियोलॉजीज है। जो डेड एनाटॉमिकल डेड स्पेस है वो 150 ml होती है। ये हमारा सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, बेफिक्र हैं आप लोग। तो इसलिए कंडक्टिंग जोन लिखे कंसिस्ट ऑफ लार्जर एयरवे एंड स्मॉलर एयरवे। ये आपके पास किस किस में होता है जी? इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कंसिस्टिंग ऑफ, ये कंसिस्ट करता है किसमें? लार्जर में, लार्जर एयरवे में और स्मॉलर एयरवे में। स्मॉलर एयरवे, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा जी, तो जो लार्जर एयरवे है ना, उसमें आपके पास क्या कुछ है? वही नोज है, वही फेरिंग्स है, वही लेरिंग्स है, वही आपके पास ट्रैकिया है, और वही आपके पास क्या जी? ब्रोंकाई है। बात क्लियर? ये लार्जर वे की बात हो रही है, ऊपर लार्जर वे, ठीक है। अच्छा, स्मॉलर एयरवे में आपके पास क्या होता है जी? इसके अंदर आ जाती है कंसिस्टिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसमें क्या है? ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट, इसका ये कंडक्टिंग जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो है ना आपके पास नॉर्मली 150 ml होती है, जो कि यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पहुंचते पहुंचते जाया हो जाती है, ठीक है, 150 ml। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसके याद रखने हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज? टाइम ये चेक करें, इसको क्लोज। हेडिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक साइड पे आप लिखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इन्होंने कुछ हिस्टोलॉजी से, आपके हिस्टोलॉजिकली पॉइंट्स हैं आपने जो कि मेंशन करने हैं। अच्छा यार, यहाँ से आप लोगों को अब पता चल गया ना, रेस्पिरेटरी जोन का पता चल गया आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को कंडक्टिंग जोन का पता चल गया। दोनों जोन से आप लोगों के पास क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या हेडिंग दे रही है बोला? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि यहाँ पे आप लोगों को जाते जाते इस टॉपिक को क्लियर करने हैं। क्या जी? ट्रैकिया हैज मोर डायमीटर एंड ब्रोंक्यूल्स हैज लेस। नंबर 1, ट्रैकिया हैज मोर डायमीटर। भाई ट्रैकिया का देखें साइज अंदर से ज्यादा ना, तो हैज मोर डायमीटर देन जनाबेली ब्रोंक्यूल्स है, देन ब्रोंक्यूल्स। ये आप लोगों को पॉइंट ये क्लियर। एक लिखें एमसीक्यूज आता है जी। अब एक एमसीक्यूज लिख लें। एमसीक्यूज क्या है कि
greatest resistant in trachea, greatest resistant resistance, greatest resistant in tracheopulmonary, in tracheopulmonary pulmonary tree या respiratory tree, greatest resistant in tracheopulmonary tree जनाब वाली will occur by जी। आपके ख्याल में क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था ड्यूरिंग लेक्चर, अगर आप लोगों को याद हो ना, मैंने एक लफ्ज़ डिस्कशन में बस बोला था मैंने। हाँ जी, क्या मैं आपसे ऑप्शन करता हूँ, ऑप्शन मेरे हैं, क्या रेस्पिरेटरी जोन में ज्यादा रेजिस्टेंट होगी या कंडक्टिंग जोन में? कंडक्टिंग जोन। और कंडक्टिंग जोन में आपके पास कौन कौन से पार्ट थे? आपके पास नोज था, फेरिंग्स था, ट्रैकिया था, आपके पास ब्रोंकियोल्स, हाँ जी ब्रोंकाई। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन दे सकता है ना एग्जामिनर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय ट्रैकिया, क्यों बोला ट्रैकिया में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, जब रोड आगे पीछे टर्मिनेट होते हैं तो रेजिस्टेंट आती है ना बंदे को। तो ये बाइफर्केशन, पहले यहाँ पे बाइफर्केशन, फिर यहाँ पे बाइफर्केशन, फिर यहाँ पे बाइफर्केशन, ज्यादा रेजिस्टेंट होगी ना फिर ईयर को, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर्स आपके पास क्या होती है? रेजिस्टेंट। तो ये भी आपके पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपने लिखना है, ये भी एमसीक्यूज है जी, ये जो मैं लिखने लगा हूं ये भी एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या आता है? लिखे ट्रैकिया हैज शी शेप कार्टिलेज, ट्रैकिया हैज सी शेप कार्टिलेज। शी शेप क्या होती है जी? कार्टिलेज होती है, और या फिर पैची कार्टिलेज होती है। पैची मीन के पीसीस में, ठीक है। और एंड पैचिस कार्टिलेज, मतलब पीसीस की फॉर्म में कार्टिलेज, और स्मॉल पीसीस होते हैं। एंड गोबलेट, लफ्ज क्या? गोबलेट सेल्स एंड गोबलेट सेल्स, ये हिस्टोलॉजी है, इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। ट्रैकिया है सी शेप कार्टिलेज एंड पैची कार्टिलेज एंड गोबलेट आपके पास इन जनाब अली इन। उसके बाद याद रखिएगा इन, ये जो आपके पास है ना पैचीज कार्टिलेज, ये बेसिकली होते हैं इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, छोटे छोटे एक तरह से ये पीसीज की फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। बट नो सर्कुलर कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रैकिया, सर्कुलर कार्टिलेज नहीं आपके पास होती है। कौन सी होती है? सी शेप आपके पास कार्टिलेज है। तो ये आपने सर्कुलर ऐसे नहीं है, ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना। ऐसे है, ऐसे, ये सी शेप इस तरह का आपके पास, या फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा, देयर इज नो कार्टिलेज ऑनवर्ड, देखें, एंड देयर इज नो कार्टिलेज, देयर इज नो कार्टिलेज जनाब अली onward from tertiary bronchus। भाई टर्शरी ब्रोंकस से आगे हमारे पास क्या है? ये कार्टिलेज नहीं होते, ये बात है। कहां तक कार्टिलेज प्रेजेंट है? टर्शरी ब्रोंकस तक, बस ये आपने पॉइंट याद रखना। लिखें। उसके बाद सब म्यूकोजल ब्रोंकियल ग्लैंड्स। नंबर 3 सब म्यूकोजल ब्रोंकियल ग्लैंड्स। अच्छा, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? ये सब म्यूकोजल ब्रोंकियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट मैक्सिमम टिल टर्शियरी ब्रोंकाई, प्रेजेंट टिल आपके पास है टर्शियरी ब्रोंकाई, ये आपके पास है टर्शियरी ब्रोंकाई तक होती है, टर्शियरी ब्रोंकस मतलब, ठीक है। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। लिखे जी 4th वन, ब्रोंकियल स्मूथ मसल। ब्रोंकियल यहां पे लिखे एमसीक्यूज, ब्रोंकियल स्मूथ मसल, या ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल है ना, याद रखिएगा, आर प्रेजेंट मैक्सिमम टिल ब्रोंक्यूल्स। कहां तक प्रेजेंट होते हैं? आर प्रेजेंट
आर प्रेजेंट मैक्सिमम टिल ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स तक आपके पास क्या होते हैं जी, प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये जो ब्रोंक्यूल्स है यहाँ तक आपके पास स्मूथ मसल, उससे आगे स्मूथ मसल्स नहीं होते। अच्छा याद रखिएगा, ये जो स्मूथ मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स हैविंग बीटा 2 रिसेप्टर। कौन से? हैविंग बीटा 2 रिसेप्टर। और बीटा 1 कहाँ पे होते हैं जी? हार्ट पे, ठीक है। तो हैविंग बीटा 2 रिसेप्टर यार, अगर फॉर एग्जांपल या फिर इसको कभी कभार लोग लिखते हैं टिल ब्रोंक्यूल्स या फिर स्टार्ट ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, स्टार्ट ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जहां से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहां तक बात सेम ही है। ठीक हो गया, लिखे आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यार देखें, एक नोट लिखें, ब्रोंकियल स्पाज्म का कभी नाम सुने? ब्रोंकियल स्पाज्म लिखे, थोड़ी सी क्लिनिकल इसकी एप्लीकेशन। ब्रोंकियल स्पाज्म में क्या होता है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ही होती है ना। अगर यहाँ वो एलर्जी का कोई बंदा, तो इस मसल की ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 की वजह से मसल्स की क्या हुई है कि कॉन्ट्रैक्शन, और सांस लेने में डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, ये वो सारी की सारी चीजें आती हैं ना। अब ये जो ब्रोंकियल स्पाज्म है आपके पास, ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो है ना, बेसिकली स्मॉलर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है। ये क्या है? स्मॉलर, ये आपके पास आ जाती है जी स्मॉलर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। किसकी ऑब्स्ट्रक्शन है? स्मॉलर इज एन स्मॉलर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये स्मॉलर एयरवे की क्या होती है जी? ऑब्स्ट्रक्शन। और जब इस एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो यार हमने अभी बात की है ना, कंडक्टिंग जोन हैविंग 2 वेज, लार्जर वे एंड स्मॉलर वे। तो अब ब्रोंकियल स्मूथ मसल में आपके पास क्या होता है? हमने लिखे थे उसके अंदर 2, स्मॉलर एयरवे में हमने लिखा था ब्रोंक्यूल्स को और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को। अब ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो स्मूथ मसल्स हैं, अगर उनकी स्पाज्म होती है तो क्या होगा? ब्रोंकियल स्पाज्म। और किसकी ऑब्स्ट्रक्शन है? स्मॉलर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसकी वजह से क्या होगा? लीड टू जनाबेली नंबर 1 कफ, आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर आपके पास जनाबेली क्या होगा? रोंकाई, लिखें रोंकाई। और फिर लिखें नंबर 4 पे वीस, क्या होगी? वीस। ये लफ्ज सुने हुए हैं, रोंकाई, वीस। फिर लिखें साथ में ना आप लोग लार्जर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी लिखें, लार्जर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लार्जर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब लार्जर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या कुछ होगा? आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें तकरीबन 6 हमने कंपोनेंट्स की बात की। अब लार्जर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है? आपके पास लीड टू, लिखें लीड टू जनाबेली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एक तरह से, ठीक है। कफ तो होगी, साथ में आप लोग लिखेंगे स्ट्राइडर, क्या लिखेंगे? स्ट्राइडर। अब लफ्ज है यहाँ पे, ये तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है। अब ये वाले लफ्ज सुनने आपको मैंने बताने हैं, वीज, स्ट्राइडर और रोंकाई। पहले सुनने फिर बात करते हैं। अगर एक बंदा है वो अस्थमा का पेशेंट है, विजल साउंड उसको आता है, विजल मतलब सिटी की साउंड, सिटी लाइट। अगर वो साउंड जो अस्थमे वाले पेशेंट का अपने कानों से आप सुन सकते हैं ना, उसको कहते हैं वीज। अगर कानों से सुन सकते हैं, अगर आपको अस्थमे वाले पेशेंट का विजल साउंड सेट के साथ सुनाई देता है, उसको आप कहते हैं रोंकाई। क्या? रोंकाई। अगर एक बंदा है लार्जर एयरवे, सिंपली आप अपने कानों से फिर सुन रहे हैं, मतलब अबनॉर्मल ब्रेथ साउंड, तो वो आपके पास क्या होगा? फिर स्ट्राइडर। तो रोंकाई क्या है? बेसिकली लिख लें, लिसन अबनॉर्मल ब्रीथिंग, अबनॉर्मल साउंड बाय स्टेथोस्कोप के साथ, ऐसे ही है ना, बाय। अगर एक लिसन अबनॉर्मल
साउंड बाय ईयर। भाई फिर मुझे एक बात बताएं, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, वीज की कि रुंकाई की, शिद्दत वीज की, रुंकाई की इंटेंसिटी क्या होती है, कम। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद और स्टार्टर बेसिकली क्या है, ये भी एक अबनॉर्मल ब्रेथ साउंड। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। एनी क्वेश्चन प्लीज, पॉइंट समझ आया? स्टार्टर और बीच में क्या डिफरेंस? इसमें ना आवाज मतलब ये सिटी लाइक होती है, इसमें साथ में ना बंदा अजीबोगरीब सी ना मतलब खांसी एक तरह से वो बंदा करता है, ठीक है ना। आवाज भी बहुत ज्यादा लाउडली होती है और साथ में एक लाइक खांसी अजीब तरह से होती है। इसकी ना आपने क्या करना, बोला आपने साउंड सुनना है, यूट्यूब से सुनना है या वैसे भी कोई एनिमेशन से, स्ट्राइडर का, रुंकाई का, बीस का, ठीक है। बाकी मजीद क्लिनिकल में जब जाएंगे तो इसकी बात करेंगे। यार एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल आपका नाम जी डॉक्टर आयशा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर आयशा मेडिसिन के डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, पीड के डिपार्टमेंट से कॉल आ जाती है कि डॉक्टर साहब रात का टाइम है, कोई भी पीजीशिप वाला बंदा नहीं है, सारे चले गए हैं, सिर्फ ये इंटरनी रह गई है, मतलब जो एचओ रह गई है, चलें। कॉल आ गई है कि डॉक्टर साहिबा एक पेशेंट है, 2 साल उसकी उम्र है, सांस बहुत ज्यादा खराब है, साथ में फीवर है, ये चीज आ गई है जी। तो उस टाइम आप लोगों ने याद रखिएगा, ये लिखें जरा नोट। बात मैंने क्या की है, 2 साल का बच्चा है, सांस उसका खराब है और कॉल आई है कहां से, पीड के डिपार्टमेंट से। तो लिखें जरा। अच्छा ये जो ब्रोंकोस्पाज्म था, बीटा 2 रिसेप्टर मैंने बताया, अगर हम फिर किसी बंदे को बीटा 2 एगोनिस्ट दें, वो ड्रग जो बीटा 2 को क्या करे, एक्टिवेट करे, तो वो क्या करेगी फिर, ब्रोंको डायलेट, वो इन मसल्स को क्या करेगी, डायलेट करवाएगी, तो बंदे का सांस ठीक होगा ना। तो ट्रीटमेंट में क्या लिखना है ब्रोंकोस्पाज्म के ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट इसका क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट अभी के लिए, ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा अब मैंने केस क्या था, केस है जी, केस आया था जनाबे अली, मतलब 2 years old child present to doctor, present to Dr. Amir in ped department and immediately nurse call to Dr. आयशा, क्योंकि ये किसी जगह चलेगा, फॉर एग्जाम्पल चले डॉक्टर आयशा एंड कंप्लेंट्स आगे लिखे जी, कंप्लेंट्स क्या है जी, बच्चे की अबनॉर्मल ब्रेथ साउंड, सांस खराब है, एंड प्लस फीवर है। ये बस 2 ही बातें के साथ में आ जाए, ठीक है। बाकी तो नॉन स्पेसिफिक आपके पास साइन एंड सिम्टम्स आते रहेंगे। तो डायग्नोज इसका क्या है जी, आपके पास जो डायग्नोज है वो आपने उसी टाइम बना लेना है। इस बंदे को क्या है, ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंको बच्चे को क्या है जी, ब्रोंको निमोनिया, निमोनिया कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्विलाई को, ठीक है। अब इसकी लिखें इटियोलॉजी, या इसी की बेस पे आप लोग, ये आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए, इसकी लिखें इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है जी, एक आपके पास वायरस है, उसका नाम है रेस्पिरेटरी सेंसेशियल, रेस्पिरेटरी आपके पास है जी रेस्पिरेटरी सेंसेशियल वायरस, इसको सिंपल कहा जाता है RSV, ठीक हो गया जी। ये अब मुझे ये बताएं, ये वायरस है तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर आयशा क्या करेंगे ट्रीटमेंट में, फॉर एग्जांपल क्या बताएंगे जी, एंटी वायरल ड्रग्स, ऐसे ही है ना ट्रीटमेंट एंटी वायरल। ये MCQs है यार, कि एग्जाम का क्वेश्चन और वैसे भी आप लोग को पता नहीं,
एंटीवायरल ड्रग। अब एंटीवायरल ड्रग तो हमारे पास इतनी नहीं है, फिर क्या करेंगे? आपको पता है अगर इस बच्चे को ऑन द टाइम ट्रीट ना किया गया तो ये आपके पास क्या कर सकता है, विदिन आपके पास मंथ्स इस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। फिर आप इन्होंने एंटीवायरल ड्रग्स भी नहीं है, फिर क्या करना है? इसके ऊपर सेकेंडरी सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरियल चांसेस भी हमारे पास हमने उनको तो प्रिवेंट करना है ना। फिर तो हम फिर क्या करते हैं जी, लिखें इंक्रीज चांस ऑफ सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने जो ट्रीटमेंट प्लान लिखे, इसका ट्रीटमेंट प्लान अगर आपको ये कभी करना पड़े तो आपने सेम यही प्लान करना है। क्या करना है जी? आपने कहना है या आपको ये पेशेंट पेरिफेरली में मिल जाए, सपोज करें कि बच्चा हॉस्पिटल नहीं आया, बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, पेरिफेरली विलेज के अंदर ये मसला बन गया, आपको कॉल आई है कि जी हमारे बच्चे को ये मसला है, तो आप उसको कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। तो लिखे ट्रीटमेंट प्लान। आपने क्या कहना है? लिखे जी स्टीम इनहेलेशन। पहले तो स्टीम जो है ना भाप उस बच्चे को स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन से क्या होगा? हमारे पास जो ब्रोंकियल सेक्रीशंस होंगी वो थिन होगी और एक्सपेक्टोरेंट मतलब आसानी से बाहर क्या हो जाएंगी, अंधेर होगी। तो स्टीम इनहेलेशन। दूसरे नंबर पे आप लोग लिखें हनी वगैरह बच्चे को, मतलब ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हम करते हैं। उसके बाद हाँ जी, और साथ में बच्चे को क्या करेंगे, ये सांस की प्रॉब्लम है, इसमें साथ में आप लोग वो है सल्ब्यूटामोल। सल्ब्यूटामोल के साथ है उसका नाम से आता है वेंटोलिन। किसके नाम से? वेंटोलिन। वेंटोलिन आप करेंगे और वेंटोलिन के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे? स्टीरॉइड्स। इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है तो स्टीरॉइड्स वगैरह यूज करो। अच्छा, और साथ में नॉर्मल सलाइन आपका। अब ये करना कैसे है? ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये इसको देना कैसे है? पहले आपने क्या करना जी, ये चीजें आपने करवा दी, ये चीजें करवा ली। फिर वेंटोलिन लेना है आपने 0.1 cc प्लस आपने क्या करना है जनाबरी 2 cc नॉर्मल सलाइन। इन दोनों को क्या करना है आप लोगों ने? नेबुलाइज करना है। पेशेंट को क्या करना है? बच्चे को नेबुलाइज, भाई सांस माउथ पे लगा के ना तो उसको इनहेल करवाना है। एक बात क्लियर। फिर आपके पास याद रखिएगा आगे स्टीरॉइड की बात वो आप लोग देंगे। अच्छा, ये आप लोग कर सकते हैं 3 आवर्स अपार्ट, मतलब 3-3 घंटे के वक्फे से आप लोग इसको कर सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चे की सांस कितनी मतलब के खराब हो रही है। अच्छा, स्टीरॉइड्स की अगर बात करें तो आपके पास है क्ले9 आपके पास क्ले9 प्लस आप लोग क्या करेंगे 2 cc नॉर्मल सलाइन, इसको मिलाएंगे, ठीक होगा। सिरप आपके पास कौन सा है? आपके पास क्ले9 है, स्टीरॉइड है, और इसके साथ ये मिलाएंगे और इसको भी क्या करेंगे? नेबुलाइज करेंगे। इसको भी नेबुलाइज करेंगे, बच्चे को ये भी इनहेल करवाएंगे, ठीक है। बात आ जाती है जी एंटीबायोटिक की कि भाई आपने फिर एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। आप लोग दे सकते हैं सेफपोडोक्सिमीन, सेफपोडोक्सिमीन, ठीक है। तो ये आपके पास एक जनाबली पेनिसिलिन से है और एंटीबायोटिक है जो कि आप लोगों को क्या करें, इस बच्चे को, छोटे बच्चे आप लोगों ने ये बीडी में आप लोग इसको दे सकते हैं, ठीक, 1 a day दे सकते हैं फॉर 5 days। सो बहरहाल ये चीजें आप लोगों को बस एक ट्रीटमेंट प्लान इस तरह का। आपको एमसीक्यू मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर आपको कोई बच्चा ब्रोंको निमोनिया के सिम्टम्स आ जाएं तो आपने जो उसकी टियोलॉजी क्या होगी, ये वाला वायरस होगा, और ट्रीटमेंट तो आपको वैसे मैंने साथ में बता दिया। रेस्पिरेटरी सेंशियल वायरस, रेस्पिरेटरी